गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्राचीन राजवंश पढ़ रहे थे उसमें उत्तर भारत की हिस्ट्री पढ़ ली। आज हम दक्षिण भारत में जा रहे हैं और दक्षिण भारत का जो इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में अपने पोर्शन में एक टॉपिक है चोल राजवंश। चोल राजवंश। आज हम चोल राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में चोलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वर्तमान दृष्टि के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इनकी भूमिका रही है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखें तो स्थानीय प्रशासन जो है, वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उस राजस्थान में जैसे है वैसे अन्य स्टेट्स में भी है, उसी प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था आज से नहीं है, बहुत पहले से चोल राजवंश से हमारे भारत में इस तरह की शासन व्यवस्था है वो चली आई है। तो दक्षिण भारत के इतिहास को हम पढ़ेंगे, चोल राजवंश को आज हम देखेंगे। चोल राजवंश को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि चोल राजवंश की जानकारी के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, अर्थात चोल राजवंश के स्रोत कौन कौन से माने गए हैं। चोल राजवंश के स्रोतों को हम देखते हैं तो यहाँ साहित्य स्रोत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साहित्य स्रोत, और साहित्य स्रोतों की बात करते हैं तो यहाँ तमिल साहित्य आता है। तमिल साहित्य संगम साहित्य जिसे कहते हैं, क्योंकि दक्षिण में संगम साहित्य, क्योंकि दक्षिण में मदुरै में तमिल विद्वानों के 3 सम्मेलन हुए, तमिल विद्वानों के साहित्यकारों के 3 सम्मेलन हुए। ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में ये सम्मेलन आयोजित किए गए, क्योंकि उत्तर भारत से वैदिक ज्ञान जो है वो दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य लेकर के गए। दक्षिण भारत में इस तरह के साहित्य और वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान के जनक ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। इसलिए दक्षिण का संगम साहित्य जो था वो इनका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके अलावा कालिदास की व्याकरण ग्रंथ है, कालिदास और पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिका, इस तरह के ये जो संस्कृत ग्रंथ है, ये संस्कृत ग्रंथ दक्षिण भारत इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा महाभारत, हमारा महाकाव्य महाभारत जो है, महाभारत भी दक्षिण भारत के इतिहास का विवरण देता है, क्योंकि महाभारत के अनुवादित भाग है वो दक्षिण भारत में कई रूप में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम महाभारत को भी दक्षिण भारतीय इतिहास के स्रोत मानते हैं। इसके अलावा है पुराण साहित्य, और पुराण साहित्य में विशेष तौर पर विष्णु पुराण भी, क्योंकि पुराण साहित्य भी अनेक तमिल ग्रंथों में अनुवादित किया गया। तो ये हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तमिल ग्रंथ है जो पट्टिन पल्ले, ये तमिल ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से चोल राजवंश की जानकारी देता है, चोलों की जानकारी देता है। ये महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। एक बात तो ये है कि संगम चोल वंश के राजवंशों की जानकारी के ये महत्वपूर्ण स्रोत है। तमिल साहित्य जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं, ये मदुरै में आयोजित किए गए। मदुरा चेन्नई जिसे कहते हैं, मदुरै में इनका आयोजन हुआ, ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ। तो इस तरह से दक्षिण भारत में वैदिक ज्ञान को ले जाने वाले ऋषि अगस्त्य, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, ये जानकारी के स्रोत भी है। महाभारत है, पुराण में विष्णु पुराण है, और तमिल ग्रंथों में सबसे प्रमुख है पट्टिन पल्ले ग्रंथ, ये इनकी जानकारी के स्रोत हैं। अब यदि हम चोल राजवंश को देखें तो चोल राजवंश के समक्ष, यानी चोल राजवंश के समकक्ष, उनके समानांतर 2 राजवंश और चल रहे थे। एक राजवंश था पल्लव राजवंश और एक था पांड्य राजवंश।
तो पांड्य राजवंश था, तो पांड्यों की राजधानी मदुरा थी पहले, यानी इसका मतलब ये हुआ ये चोलों की राजधानी पहले नहीं थी, बाद में थी। और पल्लव राजवंश थे। इसके अलावा चालुक्य राजवंश, सुदूर दक्षिण में चालुक्य राजवंश थे। तो चालुक्य राजवंश का क्षेत्र, एक तो वेंगी के चालुक्य थे, एक कल्याणी के चालुक्य थे। तो कल्याणी के चालुक्य है वो इनके समकक्ष थे। उत्तर में देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर गंग वंश है, गंग वंश के बाद यहाँ पर कलिंग राज्य है, कलिंग राज्य, और कलिंग राज्य के बाद यहाँ पर बंगाल राज्य है, बंगाल। यहाँ सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका है। और यहाँ ये चालुक्य राजवंश, चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पांड्य, मदुरै की हम बात करें तो पांड्य राजवंश, पांड्य, और पल्लव राजवंश। अब ये देखिए, ये है एक दक्षिण की सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला। इस सह्याद्री पर्वतमाला का जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, इधर ये पश्चिमी घाट, ये वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला भाग है पूर्वी घाट। सह्याद्री पर्वतमाला के पूर्वी घाट में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरि पर्वत, ब्रह्मगिरि पर्वत। इस ब्रह्मगिरि पर्वत से कावेरी नदी का, कावेरी कुंड से उद्गम स्थल है। ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी, और इस कावेरी नदी का इस पर्वत से उद्गम स्थल है। और ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की ओर जाती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी दो राज्यों से बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। और कावेरी नदी के तट पर यहाँ तृष्णापल्ली है, त्रिचनापल्ली ये, और यहाँ पर है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। तो ये जो मानचित्र है वो साउथ इंडियन हिस्ट्री का है। और दक्षिण भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं तो यहाँ चोल राजवंश का जो क्षेत्र है वो दो राज्यों में वर्तमान में पड़ता है, कर्नाटक का क्षेत्र और तमिलनाडु का क्षेत्र। तो कर्नाटक क्षेत्र से तमिलनाडु के क्षेत्र में ये कावेरी नदी बहती है, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि जब दक्षिण भारत में जल की कमी थी तो ऋषि अगस्त्य शिव भगवान से तपस्या करते हैं और शिव भगवान उनके कमंडल में जल डाल देते हैं और ऋषि अगस्त्य जल लेकर के साउथ में आते हैं। जब यहाँ विश्राम करते हैं तो शिव भगवान उनको गणेश जी को कौवे के रूप में भेजते हैं और वो इन कमंडल से पानी उलट देते हैं और कमंडल में दूसरा पानी भर देते हैं और वहाँ से वो कावेरी नदी निरंतर बहती रहती हैं। ऐसा एक कथानक जो उल्लेखित है वो विष्णु पुराण में उल्लेखित है। कुल मिला के दक्षिण में गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी प्रमुख नदी थी, ऐतिहासिक नदी है और इसी नदी के संगम स्थल पर, उद्गम स्थल पर और इसी की नदी के उपत्यका स्थल पर जो राज्य स्थापित था उसको हमने चोल राजवंश के नाम से जाना गया। चोलों का राज चिन्ह है, राज चिन्ह, चोलों का जो राज चिन्ह है वह बाघ और चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी वो थी उत्तरी मनलूर, मनलूर। बाद में चोलों की राजधानी उरेयूर बनती है, उरेयूर, और बाद में चोलों की राजधानी तंजौर बनती है, तंजौर। ये चोलों की राजधानियाँ रही। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर, उसके बाद राजधानी उरेयूर और उसके बाद राजधानी रही ये तंजौर। तृष्णापल्ली के पास तंजौर पड़ता है, तंजौर इनकी राजधानी रही। चोल राजवंश
की यदि हम बात करते हैं, चोल राजवंश के संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इलन जैत चैनी। इलन जैत चैनी या वही परंदे, वही परंदे या इलन जैत चैनी इसका प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है, जिस समय इसकी राजधानी उत्तरी मुल्लूर थी। उसके बाद में करिकाल ने उरेयूर को राजधानी बनाया। करिकाल इस राजवंश के प्रथम शक्तिशाली शासक माने गए। करिकाल ऐसे शासक थे जिन्होंने वणी और वेलरी का युद्ध जीता। वणी और वेलरी का युद्ध जीता। वणी और वेलरी का युद्ध करिकाल ने जीता और करिकाल ने 9 राजाओं को, दक्षिण के 9 राजाओं को पराजित किया। करिकाल की युद्ध स्थल पर करिकाल की मृत्यु हो गई। करिकाल ने प्रारंभ में चोल राज्य का उत्थान करने का प्रयास किया था, यानी इलन जैत चैनी के बाद करिकाल ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस डूबते हुए सूर्य के उत्थान के रूप में कार्य किया। और इसके बाद चोल राजवंश है वो अंधकार के युग में चला गया, यानी 3री सदी से लेकर के और 9वीं सदी तक चोल राजवंश है वो गर्त में चला गया। चोल राजवंश का अंधकार का युग कहलाता है, अंधकार का युग। अब देखिए 9वीं शताब्दी में पल्लवों के राज्य पर विजयालय नामक व्यक्ति ने द्वितीय चोल राजवंश की स्थापना की। द्वितीय चोल राजवंश या चोलों का पुनरुत्थान किया। चोलों का पुनरुत्थान किया किसने? विजयालय ने। विजयालय चोल राजवंश को पुनः स्थापित करने वाले शासक माने जाते हैं। चोल राजवंश को डूबते हुए पुनः स्थापित किया और विजयालय ने उरेयूर को राजधानी के रूप में स्थापित किया और उसके बाद इसकी राजधानी जो है वो तंजौर बनती है। राजराज प्रथम जो है वो इसकी राजधानी तंजौर को स्थापित करते हैं। तो विजयालय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरी बार चोल राजवंश, डूबे हुए चोल राजवंश को पुनः स्थापित किया, इसलिए चोलों का ये पुनरुत्थान करने वाला शासक माना जाता है। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम शासक बने। आदित्य प्रथम शासक ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया। अपराजित को पराजित किया आदित्य प्रथम ने। और आदित्य प्रथम के बाद में शासक बने अरिमोली वर्मन। और अरिमोली वर्मन के बाद राजराज प्रथम शासक बने। राजराज प्रथम। चोलों में शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम माने जाते हैं। राजराज प्रथम की उपलब्धियां काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है। राजराज प्रथम ने चोलों के उत्थान के लिए और राज्य विस्तार के लिए और राज्य के विजय अभियानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात इस राज्य का विस्तार किया। राजराज प्रथम ने
दक्षिण भारत में यदि हम दक्षिण भारत के इस क्षेत्र को देखते हैं तो राजराज प्रथम ने कावेरी नदी से आगे बढ़कर के 3 राज्य, इधर ये गंग राज्य से लेकर के पांड्य राज्य और पल्लव राज्य और इधर सिंहल द्वीप, श्रीलंका यानी श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर इसने अभियान किया। इसके साथ साथ इसने पांड्यों की राजधानी मदुरा को जीता और मदुरा विजय के उपलक्ष्य में मदुरै कौंडम का मतलब विजेता होता है, और मदुरै कौंडम की उपाधि धारण की। दूसरा, ये राजराज प्रथम ने दक्षिण के अंदर ये पांड्य शासक, पांड्य और चालुक्य और इनका संगम था, अर्थात ये मिलकर के बारी बारी से इनके राज्य पर आक्रमण कर रहे थे और इस त्रिगुट को वो तोड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने राजराज प्रथम ने दक्षिण में अभियान किया और अभियान करने के बाद पांड्य शासक और पल्लव शासक भास्कर वर्मन और पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया, अर्थात पल्लव और पांड्य राज्यों को अपने नेतृत्व में ले लिया राजराज प्रथम ने। इसके बाद राजराज प्रथम ने आगे बढ़कर के और आगे के जो क्षेत्र थे सिंहल द्वीप, श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अनुराधापुर पर अधिकार किया और जगजात मंगलम की उपाधि धारण की। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीता, राजधानी अनुराधापुर पर विजय प्राप्त की और जगजात मंगलम नाम की उपाधि धारण की, अर्थात राजराज प्रथम ने दक्षिण के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया और संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार करते हुए तीनों समुद्रों तक पहुंच गया और इसके साथ साथ सिंहल द्वीप पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन वह उत्तरी क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया था। राजराज प्रथम के बाद शासक बने राजेंद्र प्रथम। यहाँ हम पुनः देख लेते हैं, जानकारी के स्रोत हम पढ़ चुके हैं, जिसमें तमिल संगम साहित्य माना गया और पाणिनि की अष्टाध्यायी, कैतन की वार्तिका, महाभारत, पुराणों में विष्णु पुराण और दक्षिण का ग्रंथ पट्टिन पल्ले इसका स्रोत माना गया। और उसके बाद इस चोल वंश का संस्थापक था इलंजत चैनी, जो वही परंदे नाम से जाना जाता था। ये सुंदर हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसके पास हाथी बहुत थे। उसके बाद इस राजवंश के शासक हुए करिकाल प्रथम शक्तिशाली शासक माने गए, जिन्होंने वणी और वेलेरी का युद्ध जीता, जिसका उल्लेख पट्टिन पल्ले ग्रंथ में मिलता है। 9 राजाओं को पराजित किया, युद्ध स्थल पर मारे गए और एक विशाल चोल राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन इनके बाद, करिकाल के बाद, चोल राज्य है वो गर्त में चला गया और उस चोल राज्य के पुनरुत्थान का जो कार्य है वो विजयालय ने किया। इसलिए विजयालय को चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक या चोलों का पुनरुत्थान करता माना जाता है। इसके बाद आदित्य प्रथम ने पांड्य शासक अपराजित को पराजित करके पांड्यों के क्षेत्र को जीता और उसके बाद शक्तिशाली शासक हुए जो राजराज प्रथम हुए। ये अपने पितामह यानी आदित्य प्रथम के जो सिद्धांत थे, जिन्हें लौ और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है, उस लौ और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए पांड्यों की राजधानी मदुरा पर विजय प्राप्त की। इससे इन्होंने मदुरै कौंडम की उपाधि धारण की। उसके बाद दक्षिण के जो संगम तीनों राज्य थे, पांड्य, चोल,
गंग इनके संयुक्त शक्ति को पराजित करने का कार्य किया और इसी नाते इन्होंने पल्लव शासक भास्कर वर्मन को पराजित किया, पांड्य शासक अमरभुजंग को पराजित किया और आगे बढ़ते हुए सिंहल द्वीप श्रीलंका के महेंद्र पंचम शासक को पराजित करते हुए उनकी राजधानी अनुराधापुरा पर अधिकार किया और जगजात मंगलम की उपाधि धारण की। इसके अलावा पट्टनपल्ले या नागपट्टनम क्षेत्र जिसको कहते हैं नागपट्टनम में इन्होंने एक बौद्ध विहार बनाया, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। अर्थात इन्होंने शैव धर्म के साथ साथ, इनका मूल जो शैव धर्म था, इसके साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को भी दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की। परीक्षा की दृष्टि से राजेंद्र प्रथम महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? जल सेना, नौसेना शक्तिशाली। और इसका हमारा उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऐसे शासक थे जिनके पास एक शक्तिशाली अपनी नौसेना थी और इस शक्तिशाली नौसेना के वजह से ही दक्षिण भारत के समस्त पूर्वी तटीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं किस तरह से दक्षिण के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर ये विजय प्राप्त करते हैं। राजेंद्र प्रथम सबसे पहले दक्षिण में अभियान करते हैं और दक्षिण में सिंहल द्वीप के वही शासक महेंद्र पंचम इस समय थे और इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। उत्तर है राजेंद्र प्रथम। ऐसे शासक चोल शासक थे जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। उत्तर है राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता क्योंकि इनके पास अपनी एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसके बाद इन्होंने जो अभियान किया वो कावेरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में अभियान किया, उत्तरी क्षेत्र में। और उत्तरी क्षेत्र में अभियान करते हुए इन्होंने गंग राजवंश को पराजित किया। यानी इनकी सेना एक स्थल और एक जल मार्ग से इनकी सेना आगे बढ़ती, नौसेना थी और वो जल मार्ग से आगे बढ़ते हुए तटीय क्षेत्रों पर जो राज्य थे उनको ये जीतते हुए आगे बढ़े। तो इस दौर में आगे बढ़ते हुए इन्होंने यहाँ आगे गंग राजवंश को पराजित किया और गंग राजवंश को पराजित करने के बाद आगे जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का क्षेत्र है, उस गंगा नदी को पार किया, गंगा नदी को जीता, अर्थात गंगा के क्षेत्र को जीता। और गंगा के क्षेत्र को जीतने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने गंगा के उपजाऊ क्षेत्र में जो शासक थे उन सभी शासकों को इन्होंने पराजित किया और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगे कोंडम की उपाधि धारण की। गंगे कोंडम यानी गंगा को जीतने वाले, गंगा को विजय करने वाले कौन शासक थे? राजेंद्र प्रथम थे। और इसके बाद ऐसा कहते हैं कि उत्तर के राजाओं को गंगा जल लेकर के ये पुनः दक्षिण में आए और आने के बाद कावेरी नदी के तट पर इन्होंने एक कावेरी पट्टनम जो पुहार था, करिकाल के द्वारा स्थापित पुहार एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर। और इस बंदरगाह नगर की स्थापना जो की गई थी वो करिकाल के द्वारा की गई थी, करिकाल के द्वारा। और यहीं पर इन्होंने कावेरी पट्टनम नामक एक नगर बसाया और नगर बसाने के बाद यहाँ गंगे चोल मंडलम नाम से एक मंदिर निर्मित करवाया। कावेरी नदी के तट पर गंगे चोल मंडलम नाम से एक मंदिर स्थापित करवाया कावेरी नदी के तट पर। और
गंगा के जल को ला करके कावेरी नदी के तट पर कावेरी नदी में उड़ेल करके यहाँ के राजाओं के द्वारा, राजा के प्रतिनिधियों के द्वारा जो गंगा का जल था उसको ला करके कावेरी नदी में उड़ेला और उसके बाद यहाँ पर कावेरी पट्टनम नगर बसा करके और यहाँ गंगे कौंचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पर एक तालाब निर्मित करवाया। जैसा कि हम देखते हैं दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं और इन मंदिरों के जो पास में चारों तरफ चारों कोनों में मंदिर जो तालाब बनाने की परंपरा थी वो यहाँ दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के मंदिरों की परंपरा थी और इसी के नाते यहाँ पर इन्होंने चोल गंगम नामक एक तालाब बनवाया। चोल गंगम नाम का एक तालाब निर्मित करवाया। ये राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां हैं जिन्होंने इस तरह से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ करके गंगा नदी को पार कर लिया है और गंगा नदी को पार करके यहाँ के उत्तर भारत के राजाओं को जीत लिया है और जीतने के बाद उत्तर भारत के जल को ला करके गंगा नदी में उड़ेलकर गंगा नदी के किनारे एक कावेरी पट्टनम जो शहर है वहां पर गंगे कौंचोलपुरम नामक का एक मंदिर निर्मित करवाते हैं और यहाँ मंदिर के पास ही एक चोल गंगम नाम का बड़ा तालाब का निर्माण करवाते हैं। इस तरह के विजय अभियान और विजय अभियान के बाद इन्होंने जन कल्याण के कार्य भी करवाए। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने एक बड़ा काम और किया, उत्तर भारत से वैदिक साहित्य जो था वो दक्षिण भारत लाए। ये भी बड़ी उपलब्धि है। उत्तर भारत से वैदिक साहित्य को दक्षिण भारत में ला करके और यहाँ पर वैदिक महाविद्यालय स्थापित करवाया। दक्षिण भारत में वैदिक महाविद्यालय स्थापित करवाया। वैदिक महाविद्यालय दक्षिण भारत में स्थापित करवाना, वैदिक शिक्षा को दक्षिण भारत में स्थापित करवाना, ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो यहाँ पर द्वीपीय देश है, जैसा कि हम भारतीय संस्कृति में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो द्वीपीय देश है जैसे श्री विजय, सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया, तकोल, यहाँ का प्रसिद्ध तकोल पोर्ट, तकोल बंदरगाह, ये जो क्षेत्र है व्यापार के लिए भी इन्होंने और हाथियों की प्राप्ति के लिए भी और मोतियों की प्राप्ति के लिए भी इस तरह के अभियान किए और यहाँ पर इन्होंने अपने अभियान करके और इस क्षेत्र में अपनी जल सेना को आगे बढ़ा करके, क्योंकि राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली जल सेना थी और उसको आगे बढ़ा करके यहाँ इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने श्री विजय के शैलेंद्र वंशीय शासक, शैलेंद्र वंशीय, ध्यान रहिए भारतीय राजवंश है, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा के जो मंदिर है वो इन शैलेंद्र राजवंशों के द्वारा निर्मित करवाए गए। तो शैलेंद्र राजवंश के शासक विजयोतुंग वर्मन, शासक का नाम है विजयोतुंग वर्मन, शैलेंद्र राजवंश के शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया और इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार किया। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन जो था चोलों का, क्योंकि राज्य बड़ा हो गया और बड़े राज्य को संभालने के लिए इन्होंने एक जो परंपरा डाली स्थानीय प्रशासन की, वो स्थानीय प्रशासन को भी इन्होंने मजबूत किया। तो राजेंद्र प्रथम के उपलब्धियों को एक बार पुनः देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अभियान करके और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके संपूर्ण श्रीलंका को जीता, क्योंकि इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। उसके बाद इन्होंने उत्तर भारत में अभियान किए और उत्तर भारत में अभियान करते हुए कलिंग के आसपास गंग राजवंश था उनको पराजित किया। उसके बाद में ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के गंगा नदी को पार किया, अर्थात गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्रों को इन्होंने पार किया और बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। महिपाल को पराजित किया क्योंकि यहाँ कन्नौज में इस समय शक्तिशाली पाल वंश था और महिपाल को पराजित करके और उसके बाद गंगा के जल को ला करके कावेरी नदी के तट पर जो कावेरी पट्टनम नगर था वहाँ पर इन्होंने गंगे चोल मंडलम या गंगे चोलपुरम नगर बसा करके गंगे चोल मंडलम नाम का एक मंदिर बनवाया और इसी के तट पर यहाँ मंदिर के पास ही एक चोल गंगम नाम का तालाब बनवाया।
जल प्रबंधन का कार्य करवाया और इसके अलावा इन्होंने गंगे कौंडम की उपाधि धारण की और उत्तर भारत से वैदिक साहित्य को दक्षिण भारत में ला करके एक वैदिक महाविद्यालय स्थापित करवाया। ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वैदिक शिक्षा जो उत्तर भारत में थी इसको दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय है। उसके बाद ये बंगाल के क्षेत्र को जीत लेते हैं। बंगाल के क्षेत्र के जीत लेने के बाद ये द्वीपीय देशों की ओर बढ़ते हैं और द्वीपीय देशों को हम श्रीविजय, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, इंडोनेशिया इनको कहते हैं। इन क्षेत्रों पर इन्होंने अभियान किया और यहाँ पर श्रीविजय क्षेत्र के साथ शैलेंद्र वंशीय शासक थे विजयतुंग वर्मन को इन्होंने पराजित किया और इन क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में स्थानीय प्रशासन को आगे बढ़ाने में, तमिल साहित्य को आगे बढ़ाने में और तमिल स्थापत्य कला जिसमें जो मंदिर निर्माण है, यहाँ हम देखेंगे गंगे कौंड चोल का जो ये मंदिर है ये पूर्णतः द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह के जो मंदिर हम देखेंगे, एक चेन्नई मद्रास के अंदर शैव परंपरा का मंदिर है, उसको भी हम आगे स्थापत्य कला में देखेंगे। तो इस तरह के निर्माण कार्य भी यहाँ राजेंद्र प्रथम करवाते हैं और चोल राजवंश की विस्तृत ख्याति को स्थापित करते हैं। इसके बाद शासक बने राजा धीराज इन्होंने दक्षिण में चालुक्य राजवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम, चालुक्य राजवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर, क्यों? पांड्य को जीत लिया उन्होंने, पल्लव राज्य को जीत लिया उन्होंने, गंग राज्य को जीत लिया, पाल राज्य को जीत लिया, गंगा नदी तक के क्षेत्र को जीत लिया, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, द्वीपीय देशों को जीत लिया। तो ये जो पूरा अभियान था पूर्वी तटीय क्षेत्र का पूरा हो गया। अब कोई राज्य रहा ही नहीं, तो अब पीछे रहा सुदूर दक्षिण का राज्य, और सुदूर दक्षिण का राज्य था चालुक्य राज्य। और चालुक्य राज्य के राजवंश के शासक थे सोमेश्वर, जिनको राजाधिराज ने पराजित करके और चालुक्यों को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार पांड्य, पल्लव, चालुक्य, गंग, पाल ऐसे 5-7 राजवंश है वो इनके अधीन हो गए। इसके बाद अन्य छोटे छोटे शासक हुए। ये भी ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है करिकाल की तरह। और इसके बाद इनके प्रमुख शासक हुए विजय राजेंद्र, और उसके बाद अंतिम शासक हुए राजेंद्र तृतीय, जो चोल वंश के अंतिम शासक रहे। इस तरह के चोल राजवंश के शासकों का हम विवरण देखते हैं, और शासकों के विवरण के बाद चोल राजवंश का हमारा अगला बिंदु होता है चोल राजवंश में स्थापित कला, साहित्य और विज्ञान का विकास, विशेष करके स्थापत्य कला का विकास और साहित्य का विकास, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे।